हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. जैसा कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो बहुत ही एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो हमने देखा था कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। और ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनसे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, हमको एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उसमें से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब जब हम कहते हैं कि खाना खुद नहीं बना सकते, वी डोंट मीन कि खाना कुक करना नहीं, खाना प्रोड्यूस करना। तो एनिमल्स जो हैं अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं। दैट इज़ हम जो भी खाना खाते हैं, गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, ये सब हम प्लांट से लेते हैं। फिर उनको रॉ फॉर्म में खाएं या कुक्ड फॉर्म में खाएं, लेकिन आता इनडायरेक्टली वो प्लांट से हैं। अब अगर हम बात करें कि कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हमारा खाना तो प्लांट से नहीं आता, हमारा खाना तो एनिमल से आता है। तो जिन एनिमल्स को आप खाते हो, चाहे आप चिकन खाते हो, चाहे आप गोट खाते हो, चाहे आप शीप खाते हो, चाहे आप बीफ खाते हो, तो उस केस में क्या होता है, जिन एनिमल्स को आप खा रहे हो अल्टीमेटली उनका खाना जो है वो प्लांट से आता है। तो वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका खाना जो है अल्टीमेटली आता प्लांट से है। सो हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? सबसे पहली बात तो प्लांट्स सिर्फ अकेले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो अपना खाना बनाने के लिए उनको ज़रूरत होती है वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मिनरल्स की और सनलाइट की। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ कंपोनेंट सॉइल से आते हैं, कुछ कंपोनेंट एयर से आते हैं, कुछ सनलाइट जो है वो सन से मिलती है। तो उनको कंबाइन करके, सिंथेसाइज करके वो अपना खाना बना सकते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto is equal to self and tropho is equal to nourishment. Nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Hetero means other. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ताकि हम हमारे जो जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनको कैरी आउट कर पाएँ। आपको चलना है, फिरना है, बॉडी में अगर कुछ डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना है, ग्रो करना है, हर चीज़ के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? जब हम खाना खाते हैं
और उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, उससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। अब न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, और ऑटो मीन्स सेल्फ और हेट्रो मीन्स अदर। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक, कि उन्होंने अपना नरिशमेंट खुद अरेंज किया। जैसे कि प्लांट्स, तो प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रो मीन्स अदर, तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब अदर्स न्यूट्रिशन, मतलब जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिशन किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से लेता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? तो अब फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अपना खाना वो खुद कैसे बनाते हैं, क्या उनका खाना जो है वो उनके हर पार्ट में बनता है या कि कोई पर्टिकुलर पार्ट्स हैं प्लांट के जिनमें खाना बन सकता है, क्या कोई खाना बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है प्लांट्स के अंदर जो खाना बना के देती है, और प्लांट्स को रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, वो सराउंडिंग्स में से रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, और फिर ये खाना जो है जो भी रॉ मटेरियल उन्होंने एब्जॉर्ब किया वो फूड फैक्ट्रीज तक जाता कैसे। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। Leaves are the food factories of plants, therefore all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो हम बोल सकते हैं कि लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की, दैट इज़ जो खाना बनता है प्लांट्स का वो बनता है लीव्स में। जैसे हमारे घर में किचन होता है जहाँ पर हम खाना कुक करते हैं, वैसे ही प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के अंदर उनका खाना बनता है। अब उनको रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, तो रॉ मटेरियल जो है वो पूरा लीफ तक जाना चाहिए। तो सॉइल तो नीचे होती है, लीव्स ऊपर होती हैं, तो उन तक रॉ मटेरियल कैसे जाता है, तो जो रूट्स होती है प्लांट की वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को, और वो जाता है फिर लीव्स के, मतलब रूट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको लीफ तक। और जो लीफ होती है उनकी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप बोल सकते हो कि बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनकी हेल्प से वो आसपास की सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये जो पोर्स होते हैं इनको बोला जाता है स्टोमेटा, और ये जो स्टोमेटा होता है उसके आसपास जो है उसको गार्ड करते हैं कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टोमेटा का एक डायग्राम है। ये स्टोमेटा होता है, इसमें ये टाइनी ओपनिंग होती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में वापस रिलीज होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसको बोला जाता है, वो जब होता है तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो ऑक्सीजन भी इन्हीं ओपनिंग से रिलीज होती है। और ये आसपास जो ये आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये होते हैं गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा की ओपनिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन अभी शॉर्ट में समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो वाटर और मिनरल्स होता है जो कि सॉइल में होता है और रूट्स उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं
और उनको लीव्स तक लेके जाती हैं। तो वो लीव्स तक कैसे जाता है, तो वो उसके अंदर ना छोटे छोटे वेजल्स होते हैं, पतले पतले वेजल्स होते हैं। आप ये क्यों कह सकते हो, जैसे नीचे पानी का टैंक रहता है और ऊपर टंकी में हमको पानी चढ़ाना होता है, तो उसमें क्या होता है, हम मोटर यूज़ करते हैं जिससे पानी पाइप के थ्रू होता हुआ टंकी तक जाता है। तो सेम वे आप कह सकते हो कि जो रूट्स होती हैं वो मोटर का काम करती हैं, और जो पाइप है, जो वेजल्स है, वो पाइप का काम करती है। वो पतले पतले से पाइप्स होते हैं जो कि वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करके वो लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो है ये हेल्प करता है लीव्स को, ताकि वो सनलाइट को कैप्चर कर पाएँ, दैट इज़ वो सनलाइट में से एनर्जी को कैप्चर कर पाएँ। और इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है अपना खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से को कंबाइन करके उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए सनलाइट को यूज़ किया जा सकता है, और सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है ओनली विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और क्योंकि ये सिंथेसिस जो प्रिपरेशन है, जो कंबाइनिंग का प्रोसेस है, ये जो है वो केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, दैट इज लाइट के प्रेजेंस में अगर वो चीज़ें कंबाइन हो रही है तो उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इन नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि सारी चीज़ों का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें जिनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है? सबसे पहले क्लोरोफिल ज़रूरी है ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए। सनलाइट ज़रूरी है जिसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है और वाटर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों जो है रॉ मटेरियल्स है जिनकी हेल्प से खाना बन सकता है। तो ये जो है ये एक यूनिक प्रोसेस है जिससे कि लीव्स जो हैं वो अपना खाना बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और वो खाना जो है वो स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये जो स्टोर्ड फूड रहता है वो अल्टीमेटली दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खाते हैं, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर सन नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते, और अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो कोई भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो अर्थ पे लाइफ के बारे में अगर फोटोसिंथेसिस ना हो? तो अभी हमने देखा कि द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो लाइफ इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते, और प्लांट्स अगर अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो प्लांट्स मर जाएंगे और एनिमल्स को अपना खाना नहीं मिलेगा। और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, दैट इज़ एनवायरनमेंट से प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमको जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, हम रेस्पिरेशन में
ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इन नटशेल फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, सो द लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. तो अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको अगर हमको इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं और उससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट और उसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। हमारे दो प्रोडक्ट्स कौन से कंबाइन हो रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इससे हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, इससे हमको प्रोडक्ट्स दो मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस हो पाए इसके लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमको सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना, उनके प्रेजेंस के बिना ये इक्वेशन जो है वो नहीं बन सकती, दैट इज़ ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये जो लीफ है इसका क्रॉस सेक्शन, दैट इज अगर हम इसको कट करें तो हमको कैसा दिखाई देगा। तो इसका जो सेक्शन होगा लीफ का उसमें हमको ये क्लोरोफिल दिखाई देगा, क्योंकि ये लीफ जो है ग्रीन कलर की, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है क्लोरोफिल। और ये जो टाइनी ओपनिंग्स है ये है स्टोमेटा, और इन ओपनिंग्स को जो गार्ड कर रहे हैं ये है हमारे गार्ड सेल्स। और अगर स्टोमेटा को देखें तो हमने पहले भी देखा कि ये स्टोमेटा जो है इसमें ये ओपनिंग होती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इसके आसपास ही जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये जो हैं ये गार्ड सेल्स हैं। अब अगर इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो एक प्लांट होता है, उसमें लीव्स होती हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एनवायरनमेंट से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और सनलाइट। तो ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स एब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर और मिनरल जो होता है वो नीचे सॉइल में होता है। तो ये जो रूट्स होती हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, और ये वाटर और मिनरल जो है ये वापस लीव्स में जाता है। और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये कंबाइन होते हैं और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ फॉर्म ऑफ फूड वो लीव्स में ही स्टोर हो जाता है या प्लांट्स में स्टोर हो जाता है दूसरे पार्ट्स में, और जो ऑक्सीजन होता है वो एनवायरनमेंट में वापस रिलीज हो जाता है। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो ऑक्सीजन जो है वो वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है इस पूरे प्रोसेस में, और स्टार्च जो है वो लीव्स में ये बताता है, मतलब जो स्टार्च जो है लीव्स में प्रेजेंट रहता है उसका मतलब ये है कि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। Activity 1.1. Take two potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box or for 72 hours and the other in sunlight. अब आपको क्या करना है, दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं और उसको दोनों प्लांट्स जो हैं वो एक जैसे आप लो, और उसके बाद उसको एक प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंस में रखो और दूसरे प्लांट को किसी कवर्ड जगह पर, एकदम डार्क जगह पर जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँच सकती, जैसे कि किसी बॉक्स के अंदर या किसी एक डार्क रूम के अंदर, मतलब बिल्कुल जरा सी भी सनलाइट वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली डार्क होना चाहिए। इस तरह से आपको उन दोनों प्लांट्स को 72 आवर्स के लिए रखना है। Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook.
अब आपको क्या करना है, क्लास 6 में जो आपने आयोडीन टेस्ट सीखा था, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो अब आपको इन दोनों प्लांट्स की लीव्स पर वो आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। और फिर उसके बाद जिस प्लांट को आपने डार्क रूम में रखा था उसको अब आप सनलाइट में रखो 3-4 दिन के लिए, और फिर उसके बाद वापस उसकी लीव्स पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो और फिर ये ऑब्जर्व करो कि क्या चेंज आया। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब आपने प्लांट को 3-4 दिन के लिए आपने एकदम डार्क रूम में रख दिया, तो क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाया, तो उसमें स्टार्च नहीं मिलेगा आपको। यू विल फाइंड द स्टार्च इज एब्सेंट इन द लीव्स। और जब उसको आप 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रख दोगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा, मतलब उसमें स्टार्च बन पाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन पाएगा। तो आप जब उसको 3-4 दिन के बाद वापस परफॉर्म करोगे तो यू विल फाइंड कि आपको उसमें स्टार्च मिलेगा। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. The photosynthesis takes place in these leaves also. अब जो दूसरे कलर की लीव्स होती है, जैसे हमने देखा कि क्लोरोफिल जो होता है वो उसकी वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की दिखती है, वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती है उनमें क्या क्लोरोफिल होता है, क्या उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? तो जो ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, और हो सकता है कि जो दूसरे पिगमेंट्स हैं, जो रेड है, ब्राउन है या पर्पल है, ऐसे जो दूसरे कलर्स हैं वो अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से ग्रीन कलर दिख नहीं पाएगा और उस जो ये पिगमेंट्स हैं जो वो ग्रीन कलर को छुपा देंगे। तो उसकी वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, भले वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होगा। अब आप इसको अगर वैसे चेक करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि लीव्स जो हैं वो डबल कलर में होती है, जैसे ग्रीन कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन होता है, या ग्रीन कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन होता है लीव्स में। तो ऐसी लीव्स में अगर हम बात करें तो जब आप उस पर आयोडीन टेस्ट करोगे तो यू विल फाइंड कि जो ग्रीन वाला पैच है वहाँ पर जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, और जो रेड येलो कलर है उस पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो हो सकता है वहाँ पर भी क्लोरोफिल हो और ग्रीन पिगमेंट्स हो, क्योंकि उनको मास्क कर दिया है दूसरे पिगमेंट्स ने, तो इस वजह से वो दिख नहीं रहा है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा हो। लेकिन क्योंकि ग्रीन पिगमेंट कम है, क्लोरोफिल कम है, तो अल्टीमेटली प्रोसेस जो है उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी वजह से स्टार्च भी कम बनेगा, तो इसलिए वो उसका प्रेजेंस हमको नहीं दिखेगा। लेकिन जो ग्रीन लीव्स है उसका आपको प्रेजेंस हमेशा दिखेगा स्टार्च का। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो आपने देखा होगा कि जो स्टैगनेंट वाटर बॉडीज होते हैं उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे काई सी जम जाती है, जिसको हम काई बोलते हैं, और तो वो ऐसी चिकनी चिकनी सी होती है, गंदी सी स्लाइमी सा होता है वो। तो जो वो होता है उसको बोला जाता है अलगे। तो जो अलगे होता है वो ग्रीन कलर का होता है, दैट मीन्स उसमें भी क्लोरोफिल है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अलगे जो है वो भी अपना खाना खुद बना सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contains nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? तो जैसा कि हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंथेसाइज होता है, तो अब जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स और फैट्स, वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन होता है। तो अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलता है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil.
These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में तो रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन ऐसे गैस के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, उस तरह से वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो सॉइल क्या करती है, सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है उसके यूजेबल फॉर्म में और फिर उसको सॉइल में छोड़ देता है. और वो बैक्टीरिया ने जो नाइट्रोजन को छोड़ा है सॉइल में, वो सॉइल से नाइट्रोजन जो है वो वाटर और मिनरल्स के साथ साथ ये नाइट्रोजन भी प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन मिलता है. और अगर नाइट्रोजन कभी सॉइल में कम हो जाता है तो प्लांट्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, प्लांट्स अच्छे नहीं दिखते. तो फार्मर को पता चलता है, तो फार्मर क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल में डालते हैं जिससे कि सॉइल को नाइट्रोजन मिले और सॉइल से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर पाए. तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. और दिस वाज पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also check description box for the details and links of the other parts and other chapters. Thank you everyone.